संत कबीर वाणी संत कबीर के बीज ग्रंथ से लिया हुआ यह पद। नाना रूप वर्ण एक कीना, चारी वर्ण वही काहू न चीना। नष्ट गए करता नहीं चीना, नष्ट गए और रही मन दीना। नष्ट गए जिन वेद बखाना, वेद पढ़े पर भेद न जाना। विमलख करे नैन नहीं सूझा, भया अयान तब किछय न बूझा। नाना नाच नचाए के, नाचे नटके भेष। घट घट के अविनाशी, सुनहु तकी तुम शेख। अलग अलग जातियों और चारों वर्णों का निर्धारण एक मनुष्य समुदाय ने किया है, परंतु किसी को यह विवेक ना रहा और मान लिया कि यह ईश्वर प्रदत्त व्यवस्था है। वे नष्ट बुद्धि के हैं जो वर्ण और जाति को निर्माता मनुष्य को ना मानकर ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं। उनकी भी नष्ट बुद्धि है जिन्होंने वेद मंत्रों की व्याख्या वर्ण के आधार पर की। उन्होंने वेद तो पढ़े पर भेद ना समझ सके। उनका यह घमंड है कि यह ऊंच नीच का भेदभाव दिव्य ईश्वर का प्रावधान है। हमारी भी विमल दृष्टि है। जब आदमी स्वार्थवश अंधा हो जाता है तब उसे कुछ भी नहीं सूझता। मन के छली लोग जनता को गलत आदेश देकर उन्हें नचाते हैं और स्वयं नटवेश की तरह स्वांग रचकर नाचते हैं। सुनो शेख तकी, वह अविनाशी तत्व घट घट में विद्यमान है, अतः किसी को पीड़ा ना दो। हाँ जी, बहुत सिंह बढ़िया, साहब। बहुत अच्छा पढ़ते हैं सीता जी आप। चलिए, वो सिंह साहब एक्सप्लेन करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो एक्चुअल में ये लास्ट जो हमने दोहा पढ़ा था ना 58, ये उसी लाइन पे एग्जैक्टली, देयर इज नॉट मच ऑफ ए डिफरेंस। उसी को आगे बढ़ा के कबीर साहब कह रहे हैं कि जो ये वर्ण वगैरह जातियां वगैरह या जो चारों वर्ण है, ये लोग ये समझते हैं कि ज्यादातर लोग ऐसे कहते हैं कि ये ईश्वर ने बनाए हैं, यानी कि उनको दंड मिला है किसी चीज का, जो लोअर, जो किसी को रिवॉर्ड मिला है जो जो ऊंची जाति में पैदा हो गए। तो ये जो है गलत बोला है कबीर साहब ने, ये बिल्कुल गलत है। तो उनकी बुद्धि नष्ट है जिन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि ईश्वर ने बनाए हैं और इंसान उसी हिसाब से पैदा हुआ है। लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं माना है। तो उन्होंने ये बोला है कि उसी हिसाब से फिर वेद पढ़ते हैं, उसी हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं चीजों को। तो इस चीज को जब ये ठीक से नहीं समझेंगे तो हर चीज का जो मतलब भी गलत ही निकालेंगे वो। तो इसलिए ठीक से इंटरप्रेट अगर करना है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जो वर्ण या जो भी जातियां हैं वो ईश्वरीय नहीं, वो इंसान ने बनाई है यहाँ पे। तो इट इज जस्ट लाइक लास्ट दुआ हमने पढ़ा था, ऑलमोस्ट वैसे के वैसे ही है इसमें भी। तो वही सब कुछ बोला है इसमें। तो ठीक, इतना ही है। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया सिंह साहब, बढ़िया। चलिए, ये बिम्मी जी आप बोल दीजिए, कपिल जी कंफर्टेबल होंगे तब बोलना। हाँ जी, वही कल के दोहे का ही एक तरह का कंटिन्यूएशन है, जिसमें वही जातियों में जो चार जातियां या जो भी अ, मनुष्य ने खुद ही ये दीवारें खड़ी की हैं ईश्वर की तरफ से। जैसे हमने कल भी पढ़ा कि ईश्वर की तरफ से तो कहीं पर भी कोई भेदभाव नहीं है। और जब कोई पैदा होता है तो वो कोई जाति का या कोई रिलीजन का ठप्पा लगा के नहीं पैदा हुआ। तो इसके ऊपर एक अभी लेटेस्ट एक बहुत अच्छी मूवी आई है जो इसी इसी के ऊपर उन्होंने है। एक है ग्रेट इंडियन फैमिली, ये विक्की कौशल की है। तो उसमें वही दिखाया है सेम, मतलब कल हमने ये दोहा पढ़ा और कल शाम को मैं वो मूवी देख रही थी। आई और थिंक एक इट इज एक ऑन और है मूवी, नेटफ्लिक्स। पीके, पीके भी है एक मूवी, वो भी ऑलमोस्ट हाँ, उसी लाइन पीके। पे है।
पीके भी है नहीं इसके अंदर। इस मूवी में तो उन्होंने बकायदा यही कि कोई आ, यही कि वो हिंदू मुसलमान का जन्म का जैसे वो डिफरेंस का ना वहां से वैसे दिखाया है, तो बहुत अच्छी तरह से दिखाया है। और वही है कि आज के समाज में जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि जब कोविड आया तो उस समय किसने कौन से कोई धर्मों का या वो प्रथाओं का फॉलो किया। तब तो कुछ नहीं रहा, तब तो कोई जिसको मतलब लोगों ने अपने प्रियजनों को ऐसे ही फेंक दिया, छूने तक का हो गया। तो ये जो प्रथाएं और ये सब कुछ उस तरह से हम इंसानों ने ही बनाई है। और जिस तरह से सुविधाजनक पॉलिटिक्स है उसी तरह से सुविधाजनक हमारे धर्म बन गए हैं, जिसको अपने अपने मतलब के लिए हम फॉलो कर रहे हैं, कुछ अपने मतलब के लिए उसको एक प्रथा बना रहे हैं, अपने मतलब के लिए उसको जब डिसॉल्व करना है तब डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये तो वही है, ये फालतू की सब चीजें हैं। मेन मूल तो वही है कि हम सब एक हैं, कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं है, और ये भेदभाव से अलग होने को कबीर साहब कह रहे हैं। थैंक यू। हाँ जी, कपिल जी आप बोलेंगे। हाँ जी, हाँ, जय श्री कृष्ण। आई थिंक अच्छी तरह बताया सिंह साहब ने, विमी जी ने। ये थिंक आई थिंक हमने जो कल श्लोक किया था ऑलमोस्ट उसी का ही एक रिसेम्बलेंस है। बेसिकली हम इतने मतलब आज की जो जनता है या मे भी जनरली जो पहले भी बताया गया है कबीर जी ने कि मोह माया में इतना अंधा हो जाता है इंसान के, जो मतलब उसको अच्छा लगता है ही फील्स और शी फील्स के ये तो ईश्वर का बनाया हुआ है, तो ईश्वर के नाम पे मतलब अ, कुछ गलत काम भी हो ही रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो ये कल का ही आई थिंक श्लोक का रिसेम्बलेंस है। और बेसिकली एवरीथिंग जो भी लाइकिंग है जिसकी वो करने के लिए कुछ भी कर लेता है इंसान। तो इतना ही बोलना था। ठीक है, विनोद जी ने तो अभी ऐड करा है। विनोद जी आप बोलिए। हाँ जी, हाँ। हाँ जी। यही जैसे अभी सिंह साहब ने बताया और बाकी कि वो पहले वाले पहले का ही एक्सटेंशन है जो कल हमने किया था। तो इसमें यही कह रहे हैं कि जो स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं जब, मतलब कि जो मंत्र पढ़ पढ़ के जो हमारे मंदिर में या जहाँ भी वो जो घमंड, मेन इसमें यही कहा गया है कि घमंड जो है, ईगो जिस दिन उतर जाएगा, ईगो शांत हो जाएगा, उसी दिन से ही आपका ब्रह्म से लीन होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में यही कह रहे हैं कि जो अंधेपन में हम लोग गलत काम करते हैं, लोगों को छलते हैं और गलत तरीके से स्वांग रचते हैं और उनको जाति भेद में अलग अलग करके उनको पीड़ा देते हैं। इसमें कबीर जी यही कह रहे हैं कि जो आप जाति भेद में अपने आप को श्रेष्ठ बता के या किसी को नीचा दिखा के जो आप गलत काम कर रहे हो, वो वो एक ना एक दिन आपको उसका क्या बोलते हैं कर्म जो है उसका आपको गलत कर्म का जो है हिसाब देना ही पड़ेगा। और इसमें यही लास्ट में एक अच्छा कहा है कि किसी को पीड़ा ना दो, मतलब कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसमें अगर किसी को पीड़ा हो रही है तो वो सबसे गलत कर्म होगा आपका। अगर आदमी किसी को हेल्प नहीं कर सकता है तो उसको किसको पीड़ा देने का भी कोई हक नहीं है। तो इसमें लास्ट का यही मुझे अच्छा लगा इसमें कि हर घट में क्या बोलते हैं ब्रह्म विराजमान है। इसमें लास्ट में अंतत घट घट में विद्यमान है, मतलब कि ब्रह्म या भगवान जो भी है वो हर इंसान के अंदर है और हमें किसी को पीड़ा नहीं देनी चाहिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें कही गई। थैंक यू। हाँ सूर्य जी मैं बोलती हूँ। इसमें यही है बोलिए। कि ये जो इन्होंने ये बोला ना कि ना मानकर ईश्वरीय शक्ति को मानते हैं। सबसे पहले अपने स्वरूप में विद्यमान होना पड़ेगा। तो उसमें जब हम अपने ईश्वरीय शक्ति को हम अलग मान लेते हैं अपने से, तो वहीं पर पहली मिस्टेक हो जाती है। तो उसमें यह है कि हम जैसे कहते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि तो नहीं, जैसे मैं वही हूँ। श्वेत केतु को बोला था उसने, जो श्वेत केतु के जो फादर थे उन्होंने उसको बोला कि सारा तू ग्रंथ और वेद पढ़ के आ गया, लेकिन तूने उसे जाना जिसको जानने के बाद में कुछ भी शेष नहीं रहता जानने को। तो जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे कि मैं वही हूं, तो मेरा कोई जजमेंट का कोई दिन नहीं आता कि जो है कोई ईश्वर मेरे कर्मों का फैसला करेगा कि मैंने ये किया।
हम स्वयं ही हर चीज के निर्माता होते हैं, तो वो सब कुछ पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। तो जब अपने आप में जब हम अपने अंदर भ्रम देख लिया तो फिर हमें सब में भ्रम दिखेगा। तो ये सारा टोटल संपूर्ण ब्रह्मांड मेरा अपना ही हो गया। तो जब मेरा अपना ही हो गया तो फिर अब मैं किसी भी चीज को कैसे इस्तेमाल करूंगी, तो वो चीज मेरे मेरे को मैटर करेगी ना। अब किसी को क्या किस प्रकार की बीमारी है, एक तो पहले मैं उसको टॉर्चर नहीं करूंगी। टॉर्चर इस प्रकार से नहीं करूंगी कि मैं अपने आप को सुप्रीमेसी वाली कैटेगरी में डालकर और दूसरे को निम्न नहीं बताऊंगी, क्योंकि वह भी वही है, सामने सामने वही है। अब अब उसको फिर कैसे ट्रीट करना है मुझे, क्योंकि वो मेरे ही पार्ट की, शरीर जो एक पार्ट है, तो उसमें एक्सटेंशन सारे पार्ट के बिना चलेगा नहीं, सारा संपूर्ण ब्रह्मांड। तो अब मुझे अपने दूसरे मशीन के किसी दूसरे पार्ट को कैसे हैंडल करना है, ये मुझे खुद देखना। क्योंकि कहते हैं ना, एक नट की भी वैल्यू है पूरी मशीन में, एक नट की भी वैल्यू है, या एक पिन की भी वैल्यू है उतनी, क्योंकि एक नट के बिना भी पूरी मशीन तो काम नहीं करती ना, यदि उसका ढीला हो जाए तो इस प्रकार से जब तक हमारी वो दृष्टि नहीं आती, तो ये जो है मनुष्य इन चीजों में, ये जो कहते हैं ना, तो वो ये जो अभी विनोद जी ने बोला कि ईगो, ईगो मतलब हो गया शरीर भाव में। जैसे ही मैं आ गई तो उसमें मैं मन के साथ में अटैच हो गई, तो उसमें जैसे आप कहते हैं ना, खेल खिलौनों में मेरा जी लग गया। अब मैं अपने स्वरूप को भूल गई। तो वो जैसे ही वो मनुष्य भूलता है, और इसी चीज को जो है बस परमात्मा को याद करना, परमात्मा को याद करना मतलब अपने स्वयं के शुद्ध स्वरूप को याद करने की तरफ पर जब मुझे प्यार होगा, तो मैं फिर उसी प्रकार के कर्म करूंगी। ये भूल, सबसे पहली भूल ही मनुष्य कर जाता है। और फिर वो जो दूसरे कार्य करता है ना, वो कह दे कि चैरिटी के तौर पर कर रहा है, तो सारी चीजें ईगो को बढ़ाने के लिए होती हैं, सब कुछ ईगो को बढ़ाने के लिए होता है। क्योंकि वो पहले ही तादात्म्य उसने शरीर के साथ कर लिया। तो पहली भूल ये जब तक खत्म नहीं होगी समाज में ना, तो तब तक किसी का भी भला होने वाला है नहीं। तो और जो हम ईगो को, किसी की दूसरे की ईगो को पुष्ट करते हैं, या फिर अपने स्वयं की ईगो को करते हैं, तो वो दोनों ही चीजें पाप हैं। यदि कोई मनुष्य अच्छा काम कर रहा है, समाज में अच्छा कर रहा है, वो अच्छा करने के लिए तल पर उतरा, अच्छे के लिए, लेकिन अब समाज ने उसकी ईगो बढ़ानी शुरू कर दी, तो वो ईगो भाव में आएगा ही आएगा। अब उसको जैसे जैसे फेम मिलती चली जाती है, तो वो फिर वो नहीं रहता जहां से उसने शुरू किया था। ऐसा सारे समाज में होता है। हाँ जी, मैंने बोल दिया सुरेश जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आत्म स्वरूप में स्थित हुए बगैर हम बाहर बाहर से चीजों को कितना भी देखते रहें, जब तक हम वो अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानेंगे, तो ये बाहर का जो देखना है वो सब व्यर्थ है। बहुत अच्छा सभी लोगों ने बोला। एसपी सिंह साहब ने पिछले पद की तरह ही इसके बारे में बताया। और कौन कोई है साथी जो बोलना चाहता है? बिमी जी बताइए, और आ, कोई? मेरे को बस थोड़ा सा यहीं अच्छा, पर जो आप हाँ लोगों ने बोलो। बोला उसी में थोड़ी सी इतनी ही बात को और एम्फेसाइज करके बोलना था कि हम जब ये मान लेते हैं कि दूसरा और मैं अलग नहीं है, तो जो दूसरों को दुख देते हैं या तकलीफ देते हैं, वो देना हम बंद कर पाते हैं या धीरे धीरे कम कर पाते हैं। तो वो एक क्या जो बात। लास्ट का लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसको अगर हम समझ जाते हैं या उस पर गौर करना शुरू कर देते हैं तो आसानी हो जाती है जीवन में। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप सभी लोग इस पद के मूल तत्व को समझ गए हैं, और यही इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। यदि हम स्वयं ही पढ़ के और उसको समझ लें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। यदि हम ज्ञान को अपनी तरह से, अपने तरह के प्रतीकों से, अपने तरह के उदाहरणों से, अपने आसपास की चीजों से ही यदि उसको समझ लें, तो मुझे लगता है किसी प्रकार के उपदेश की, किसी प्रकार के व्याख्यान की, किसी प्रकार के किताब की जरूरत नहीं रह जाती। लेकिन जो कठिनाई आती है कि उसका हम पालन कैसे करें। जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसमें रहते हुए सामाजिक रीतियां हैं, परंपराएं हैं, उन सबको रहते हुए, और आसपास का समाज है उसको देखते हुए हम अपने जीवन को उसमें कैसे ढालें, ये बड़े साहस का काम होता है। और खासकर जब जाति का मसला हो। तो तत्व की बातें तो आप लोगों ने कह दी, और काफी गहरी बातें आप लोग बहुत गहराई से सभी जितने भी साथियों ने बोला वो समझ चुके हैं। और जैसा कि विनोद जी ने भी कहा कि कबीर साहब ने भी कहा कि कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीड़ है। सभी साथियों ने बात कही कि जब हम दूसरे की पीड़ा को समझने लगते हैं, तो ये दो तरह की चीज होती है।
एक होती है समता और एक होती है समानता, है ना। समता का भाव ये होता है कि कोई व्यक्ति कुएं में गिरा है तो उसकी पीड़ा को हम स्वयं जाने कि यदि हम गिर गए होते तो हमें कैसा महसूस होता। और एक बात ये होती है कि दूसरे की पीड़ा को महसूस करना, है ना। जैसे समझ लीजिए कोई किन्नर है, तो हम खुद ये जाने कि यदि हम स्वयं किन्नर होते तो हमारी क्या पीड़ाएं होती, उस एहसास को समझना कि जिस किन्नर को माता पिता, चाहे उनका बेटा या बेटी कितनी भी खराब क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, उसको उसको वो बहुत आदर देते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, चाहे कितनी कठिनाई क्यों ना हो। लेकिन किन्नर समाज एक ऐसा समाज है कि जिन्हें तो माता पिता भी त्याग देते हैं, और तो उन जिनको माता पिता ने ही अपने साथ से त्याग दिया हो तो उनकी पीड़ा क्या हो सकती है। इसी तरह से जाति का मसला है। तो मैं इस पद में को चूंकि आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इससे थोड़ी सी बाहर की बातें करूंगा। और प्राय सबके मन में ये बात आती ही होगी कि हमें उस पीड़ा को समझना जो हम अपने जैसा हमारे घट के अंदर है उसी तरह से दूसरा जो व्यक्ति उस जिस स्थिति में है, समझ लीजिए कोई अछूत है जिसे छुआ नहीं जाता। कोरोना में जैसा कि आपने बताया भी कि कोरोना में जब हम देखते थे कि किसी को नहीं छूने की पीड़ा कितनी बड़ी हो सकती है। स्पर्श जो है वो एक बहुत गहन आध्यात्मिक अनुभूति भी है, शारीरिक अनुभूति भी है। स्पर्श यदि किसी को हम देखते हैं कि यदि हम किसी को प्यार करते हैं और उसको स्पर्श करते हैं तो उसकी जो सुखानुभूति है वो बहुत ही गहन होती है। लेकिन जब कोई छूने से भी वंचित हो जाए तो उसको कैसा महसूस होगा, इसको मैं थोड़ी सामाजिक संदर्भों में देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि जाति कैसे बनी। तो बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनमें ये बताया जाता है कि जाति ऐसे बनी, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, सब अपनी अपनी सुविधा अनुसार जातियों की व्याख्या करते हैं। लेकिन एक ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों में अपन देखें तो जातियां बनने के पीछे एक बड़ा कारण, और भी बहुत कारण होंगे लेकिन एक बड़ा बड़ा कारण जब जंगल कटे, एक पूरे जो भूभाग है हमारे देश का उसमें वन थे, है ना, जंगल थे। और जब वो अब वो थ्योरीज अलग अलग हैं लेकिन एक मैं जिस बात को कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब वो जंगल कटने लगे और उन पर खेती होने लगी, ये गौतम बुद्ध और राजा अशोक के समय में करीब 600वीं शताब्दी में जंगल जब कटने लगे और धीरे धीरे गांव बसने लगे, है ना। पहले तो लोग जंगलों में अपने अपने तरीके से रहते थे, लेकिन जब गांव बसने लगे, है ना, तो गांव बसने में और जो लोग जंगल काट रहे थे निश्चित रूप से वो कुछ शक्तिशाली लोग थे, जो या जिनके पास हथियार थे या जिनके पास जो भी लड़ाई के साधन थे, वो एक तरह से उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया। तो निश्चित रूप से जो जंगली जातियां थी, मतलब जंगली मनुष्य थे, जातियां तो नहीं कहेंगे, मनुष्य थे, उनसे उनके संघर्ष हुए। और जब उन कबीलों से उनके संघर्ष हुए, लड़ाइयां हुई, तो जो लोग उस संघर्ष में जीत गए उन्होंने उनको बंदी बना लिया। जो वन में रहते थे लोग, वो तो वन के मालिक थे, जो जल जंगल जमीन उनके पास था, लेकिन जो भी आक्रमणकारी थे उन लोगों ने उनको अपना बंदी बना लिया और तील तल अपने जो भी उनके पास हथियार थे, वो तो उन लोगों ने भी संघर्ष किया परंतु उस संघर्ष में वो टिक ना पाए। और जब उन्होंने गांव बना लिया तो कुछ लोग तो जो थोड़ी और मजबूत किस्मत के थे वो दूसरे जंगलों में चले गए या उन्होंने अपने आप को शिफ्ट कर लिया। परंतु कुछ लोग थे जिनको उन्होंने बंदी बना लिया और वो एक गांव में रहने लगे। तो गांव में रहने जब वो चूंकि हार चुके थे और उन गांव में रहने लगे तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाने लगा कि जो काम जो गांव बसाने वाले लोग थे, शक्तिशाली लोग थे, वो उनको उन्होंने कहा कि आप रह तो सकते हो परंतु फिर आपको वो काम करना पड़ेंगे जो हम नहीं कर सकते हैं या हम नहीं करना चाहते, है ना। और वो लोग जो गांव के आसपास रहने लगे उनको कहा कि लेकिन आप हमारे साथ भी नहीं रहोगे, आप हमसे दूर बस्तियां बनाकर रहोगे। तो वो लोग उसी गांव में
आपने जैसे कि देखा होगा, जो लोग गांव से संबंध रखते होंगे, गांव में दो तरह की बस्तियां हैं। एक वैसी बस्तियां हैं जिसमें वो लोग रहते हैं, और एक ऐसी बस्तियां हैं जिसमें थोड़ी संपन्न और शक्तिशाली लोग रहते थे। तो वो दोनों चीजें अलग अलग बनने लगे। और फिर धीरे धीरे वो इस तरह का काम, चमड़े चमड़े का काम, या मैला उठाने का काम, या सफाई करने का काम, इस तरह के काम उनसे कराया जाने लगा। और शमशान में करने का काम उनके लिए, कुछ चीजें बनाना, लकड़ी बनाना, चमड़े की चीजें बनाना, और इस तरह की चीजों का काम उनको, चूंकि अब वो निर्भर थे इन लोगों के ऊपर, तो उनको इस तरह का काम करना पड़ा। तो बाद में जो सबसे खतरनाक बात हुई, वो ये हुई कि बाद में धीरे धीरे नियम बना दिया गया कि जो गांव के बाहर रहने वाले लोग हैं, ये वही काम करेंगे, उसको छोड़कर ये दूसरा काम नहीं कर पाएंगे। ये एक इतिहास में जो एक बड़ा मोड़ आया, कि जो जो यदि मैला धोता है तो वो मैला उठाता, तो मैला उसके उसके जो बच्चे हैं वो भी मैला ही उठाएंगे, जो कपड़े धोता है उसके बच्चे भी कपड़े ही उठाएंगे। तो इस तरह से वो अब इस मूलतः उस समाज से कट गए, है ना। और इसलिए, और फिर जब आगे बात आई कि चूंकि इस तरह के गंदे काम करते हैं इसलिए पवित्र नहीं है, इनको अछूत का दर्जा दिया। और फिर कहा कि इनके यहाँ पे जो जन्म लेगा वो भी अछूत होगा। और उनको फिर हे दृष्टि से देखा जाने लगा, जबकि वो काम काम ज्यादा करने वाले लोग थे, ज्यादा कर्म कौशल उनके हाथ में था, ज्यादा चीजों को वो बना सकते थे, ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते थे, है ना। तो एक वर्क कल्चर उनके पास था। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के साथ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ कि उनको अछूत समझा जाने लगा। और धीरे धीरे ये हुआ कि फिर एक एक तरह का कानून बन गया कि वो दूसरे जो है, जिन जो ब्राह्मण या उच्च जातियां हैं, वो पवित्र हैं और ये अपवित्र हैं। इसी तरह से जो क्षत्रिय हैं या राजपूत हैं वो ऊंचे हैं, और ये जो लोग हैं, कुम्हार हैं, चमार हैं, भंगी हैं, मेहतर हैं, ये इनको शूद्र का दर्जा मिल गया। इस तरह से धीरे धीरे फिर इसका जो वर्ण विभाजन हो गया, और चार वर्ण जो हमारे यहाँ पे बन गए, जिसकी बात ही कबीर साहब यहाँ कर रहे हैं कि नाना रूप वर्ण एक कीना, है ना। सभी अलग अलग तरह के वर्ण बन गए। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये जाति पाति पहले पूरे देश में नहीं थी। जाति पाति सिर्फ गंगा जमुना के मैदानों में और मालवा जैसे पुराने जनपद जो थे वहां पर थी। भारत के अन्य भागों, जैसे बंगाल में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, और कश्मीर में, उतने मतलब इस तरह की नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे फिर इस विचार को, जिस तरह से धर्म के विचार को फैलाया जाता है, या जिस तरह से किसी विज्ञान के विचार को फैलाया जाता है, राजनीति के विचार को फैलाया जाता है, उसी तरह से जाति के विचार को सभी राजाओं, इस तरह के जो जनपद बन गए थे वहां पे फैलाया गया बाकायदा। और वहां पर इसको फैलाने के लिए मतलब लोग बुलाए गए। और धीरे धीरे अरे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, आपके यहाँ ऐसा नहीं होता क्या। और इस तरह से फिर सभी क्षेत्रों में जाति ने प्रवेश कर लिया। और फिर आप यदि अपन और गहराई से जाए तो फिर तो भारतवर्ष में जाति का स्वरूप ऐसा हो गया कि कौन किसके यहाँ खाना खाएगा, उसकी शादी के नियमों में जाति के अलग अलग नियम हैं, उसके जन्म के समय में उसके नियम अलग अलग हैं, मृत्यु के समय में प्रत्येक जाति के नियम अलग अलग हैं, एक जाति के अंदर भी कई जातियों के नियम अलग अलग हैं, है ना। तो ये सब जब होने लगा और एक लंबे समय तक ये चला, भारतवर्ष का बहुत पतन हुआ इस वजह से। क्योंकि हमारा जो कौशल था, हमारे यहाँ जो शक्ति थी, हमारे यहाँ जो एक प्रकार से हमारी जो ऊर्जा थी, और एक प्रकार से हमारा जो संगठन थे, वो बहुत टूटे। और एक बहुत बड़ी आबादी जो इस देश को अच्छी तरह से कर सकती थी, इस देश को अच्छी तरह से बढ़ा सकती थी, करने से रुक गई। और ये सब चलता रहा। परंतु धीरे धीरे इस जाति पाति का विरोध भी शुरू हो गया। इसमें बुद्ध, महावीर और उनको जानने वाले लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि इस तरह से जो आप व्यवस्था बता रहे हो, चाहे वो आप भले फिर इस तरह से शास्त्र भी लिखे गए जिसमें ये बताया गया कि इस जाति का यदि कोई व्यक्ति है तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। और ये सब बनावटीपन हुआ। तो अब चूंकि वो शास्त्र सम्मत हो गई बात, इसलिए वो धर्म में शरीक हो गई। तो धीरे धीरे जब कोई भी चीज शास्त्रों में आ जाती है या किसी किन्हीं पुस्तकों में आ जाती है तो काफी अथेंटिक मानी जाने लगती है। वो धीरे धीरे इस चीज का रेफरेंस देके बताया जाने लगा कि ये बात चूंकि इस ग्रंथ में लिखी है इसलिए ये सत्य है। तो
लेकिन अब और इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। यदि इसको कोई चैलेंज करेगा तो उसके ऊपर भी आक्रमण होने लगे, उसके ऊपर भी सजा देने लगे, उसके ऊपर ऐसे नियम बना, या किसी चीज को जब नियम में ढाल दिया जाता है तो फिर उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और खासकर जब वो धार्मिक नियम बन जाए। तो ये सब होता रहा। फिर इसके नियम और विधान बन गए कि इस जाति का व्यक्ति दूसरी जाति से शादी नहीं कर सकता है, उसके हाथ का पानी नहीं पी सकता है, उसके हाथ का खाना नहीं खा सकता है, उसको छू नहीं सकता है। और ये बहुत आश्चर्य की बात है कि दुनिया के कि अपने देश में जब संविधान बना तो अपने देश में छुआछूत के निवारण के लिए एक आर्टिकल आया, पर दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का कोई आर्टिकल नहीं है कि छुआछूत का निवारण किया जाए, क्योंकि दुनिया के किसी देश में छुआछूत इस तरह का है ही नहीं, जातिगत छुआछूत छुआछूत। तो ये बहुत आश्चर्यजनक बात है, लेकिन हमारे देश में इस तरह का आर्टिकल आया और हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था की गई। और इसके जब संविधान में तो बाद में व्यवस्था की गई, उसके पहले ही रैदास हैं, दादू हैं, दरिया हैं, नानक हैं, ऐसे अनेक संत पुरुष हुए जिन्होंने इस जातिगत भेदभाव को बहुत आक्रामक तरीके से इस चीज का विरोध किया। निश्चित रूप से उनको भी जब वो ये इसका विरोध कर रहे थे तो ऐसे समाज का सामना करना पड़ा, या आज भी जो लोग विरोध करते हैं उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने इस बात का पुरजोर विरोध किया, जबकि उस समय इस तरह का कोई कानूनन सपोर्ट भी उनके पास नहीं था, ना कोई पुलिस थी, ना कोई व्यवस्था थी, ना कोई संविधान था। लेकिन इन लोगों ने अपने आत्मबल से इन बातों का विरोध किया कि मनुष्य मनुष्य एक समान है, और ये विचार इनसे भेदभाव करना गलत है। तो अब आज जब अपने देश में कानून लागू है और जात पात का भेदभाव करने से दंड मिल सकता है, छुआछूत मारना कुएं में, स्कूल में, अस्पताल में, होटल में, मंदिर में, सार्वजनिक स्थल पर उनको किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करना कानूनी जुर्म है। उसके बावजूद भी हमारे देश में ये प्रथाएं आज भी मिट नहीं पाई हैं। तो ये एक तरह से जाति, आप अब किसी से मिलिए तो 15 मिनट के अंदर उसके भीतर जाति का कीड़ा कुलबुलाने लगेगा। वो भले आपसे पूछे या ना पूछे, लेकिन उसके मन में ये जरूर आज भी लोगों को घोड़े पे चढ़ने नहीं दिया जाता, आज भी लोगों को कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता, आज भी उनके शमशान घाट पर दूसरे किसी एक खास समुदाय का जो शमशान घाट है उसके शमशान घाट में किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को वहां पे उसको जलाने नहीं दिया जाता। तो ये सब प्रकार की चीजें आज भी फैली हुई एक तरह से हमारे एक मानसिक रोग की तरह है। हमारा जो मन में जो जाति पाति को मानना या किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव करना, एक तरह से ये एक मानसिक बीमारी की तरह है। और हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति में, मतलब अधिकांश व्यक्तियों में बिल्कुल इस तरह से भर गया है कि उसे निकालना संभवतः बहुत मुश्किल काम है। भले कितने भी कानून हो, लेकिन हमारे मन की भावना नहीं जाती। लेकिन मुझे लगता है कि लगातार इस पर बातचीत करने से, लगातार कानूनी व्यवस्थाओं को करने से धीरे धीरे मिटेगी, और मिटना ही चाहिए। क्योंकि अध्यात्म का काम लोगों के भीतर समानता लाना भी है। अध्यात्म का काम सिर्फ किसी प्रकार से अपनी साधना करना नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से भी जो चीजें हमारे समाज में ठीक नहीं चल रही हैं, मनुष्य को मनुष्य नहीं मान रही हैं, उनको दूर करना है। सच्ची आध्यात्मिक सच्चाई भी वही है। तो इस तरह से और जाति का जो स्वरूप है, कई अनेक अनेक व्याख्याएं हैं जाति बनने की। लेकिन मुख्य रूप से सबसे बड़ी बात ये होती है कि इस प्रकार के जो छूत छूत से और भेदभाव से हमारे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर भी कहा करते थे, महात्मा तो आप इस देने के लिए लोग कहाँ से लाएंगे, अमेरिका से लाएंगे, इंग्लैंड से लाएंगे, फ्रांस से लाएंगे, कहाँ से लाएंगे। तो वो कहते थे कि नहीं, हम कोशिश करेंगे। और काफी डिबेट इस बात को लेकर 1935 के आसपास काफी डिबेट्स हैं इस बात को लेकर। वो कहते थे कि जब आपके देश की आधे से आबादी, ज्यादा आबादी को आप छू नहीं सकते हैं, आधे से ज्यादा स्त्रियों की आबादी आपके रसोई घर के भीतर घूंघट लगाकर खड़ी हुई है, आधे से ज्यादा आबादी आपकी पढ़ाई से वंचित है, आधे से ज्यादा आबादी के साथ आपके स्कूलों में भेदभाव किया जाता है, आधे से ज्यादा आबादी आपके यहाँ धार्मिक स्थानों पर प्रवेश नहीं करती है। तो इस देश को चलाने के लिए मानव शक्ति, मानव ऊर्जा कहाँ से लाएंगे। तो इसी बात को
कबीर साहब ने बहुत ही आक्रामक ढंग से अनेक पदों में कहा है कि आपने ये जो जातियों का निर्धारण किया है ये ठीक नहीं है, और ये आप सही रूप से धार्मिक पुरुष या आध्यात्मिक पुरुष तभी हैं जब आप इस तरह के जो भेद है उसको, इसलिए कबीर को अभेद का कवि कहा जाता है ना। जो साहित्य में जब उनको कवि कहा जाता है तो अभेद का कवि, सभी प्रकार के भेद, चाहे स्त्री पुरुष का भेद हो, चाहे काले गोरे का भेद हो, चाहे गरीब अमीर का भेद हो, वो चाहे छोटे बड़े का भेद हो, सब प्रकार के भेद को नष्ट करने के लिए एक तरह से ये लोग बहुत आक्रामक तरीके से पेश आ रहे थे। तो ये एक तरह से इसका है, पद का अर्थ तो आप लोग समझ ही चुके हैं। और जाति को हम जितना विषय देंगे, हम समझते हैं कि हम अपने देश को, अपने समाज को उतना ही कमजोर करेंगे। और आज जब चीजें काफी बदल गई हैं तो हमारे भीतर से ये जो जाति का भाव है हमें निकालना चाहिए और मनुष्य को एक तरह का समझना चाहिए। ये ही इस पद का उद्देश्य है। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। अब इस पर कोई कुछ कहना चाहे? इस पे मैं बहुत ही बोलना चाहती हूँ। हाँ जी बोलिए बोलिए। नहीं, मुझे यही बोलना आपने जो जैन बताया ना पूरा जाति का, बहुत ही कि कहाँ से हमारे देश में ये जाति का आया, तो बहुत ही सुंदर। मतलब वही ना, मूल जब तक हम नहीं समझते हैं हम ऊपर ऊपर ही खुरेचते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा है। पर अभी भी है, अभी भी बिहार में जैसे वो नीतीश कुमार ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में क्या वहीं पर वो कितना 75% आरक्षण का घोषणा कर दी। तो ये पॉलिटिशियंस वही है, अपने वही सुविधा के अनुसार वो सब करे जा रहे हैं। जो हमने अभी वही दोहा पढ़ा, नट हैं ये लोग, हमें नचा रहे हैं और हम नाचे जा रहे हैं इन्हीं के उसके ऊपर। तो बस ये कहना। हाँ जी सरिता जी, सॉरी। बढ़िया नहीं बढ़िया नहीं बढ़िया। ऐसा ठीक है। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मनुष्य के ऊपर तो अब आज की डेट में ना, जैसे आप कोई दया करते हैं ना, तो मनुष्य तो अब आज की डेट में दया के लायक रहा ही नहीं। क्योंकि आप देखिए कि यदि किसी को अधिकार दिला भी दिए जाए तो उनको पता चलता है कि इस वक्त जो अर्थ पे जो सबसे ज्यादा बोझ है वो मनुष्यों का ही है। तो दो चार मनुष्य यदि चले भी जाएंगे या उनके साथ में, अब इनजस्टिस जो है हम सबसे ज्यादा पशुओं पे और उन पे करते हैं, प्रकृति पे। जो सबसे ज्यादा टॉर्चर है ना वो मनुष्य ने ही किया हुआ है। तो हम अपने आप में इतना बिजी हैं कि अपने ही झगड़ों से हमें फुर्सत नहीं मिलती, तो दूसरे जीव को तो हमने देखना ही खत्म कर दिया। जबकि शारीरिक लेवल पर सभी एक ही हैं, क्योंकि शरीर तो उनका भी हमारे जैसा ही है। तो ये दृष्टि जब तक वही है ना, जब तक ब्रह्म की दृष्टि अपने स्वयं के अंदर ब्रह्म नहीं देखेंगे तो कैसे आएगी। तो वो समाज में हम जैसे मनुष्यों को ही हम जस्टिस दिलाने के लिए तो तैयार बैठे, लेकिन मनुष्य ही सबसे ज्यादा वो है। अब जैसे मैं घर में भी देखती हूँ कि जैसे कोई हमारे हाउस बॉय ही काम करता है, तो अब मैंने उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट्स जैसे पूरी कर दी, लेकिन क्या होता है उनके अपने भी सपने होते हैं, भयंकर तरीके से सपने होते हैं। उनका बेसिक उस पे नहीं रुकते। बेसिक रूप पे मन का लालच इतना जबरदस्त है, हर उसकी आप देखेंगे ना मानसिक प्रवृत्ति, आपको दया आएगी, दया आती है, लेकिन दया फिर आपको अपनी विड्रॉ करनी पड़ती है, क्योंकि उनकी लिमिट ही नहीं है ना। तो लिमिट जैसे हमारे अपने मन की नहीं है वैसे उनके भी नहीं है। तो हम मन को ही पालते रहते हैं बस बार 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 बार। तो ये जो जब तक ब्रह्म वाली दृष्टि हमारे को सभी जीवों में नहीं दिखेगी ना, तो जैसे एक चींटी के शरीर की भी वो भी तो अपना अन्न इकट्ठा करने के लिए जा रही है, और वो जो है प्रकृति के लिए जरूरी थी। अब ये चीज हमें पता चलती नहीं है, हम फटाफट फौरन तरीके से अपने हमारे जहां पर भी रुकावट बनेगी हम उसको साफ कर देते हैं वहां से। तो वो दृष्टि नहीं आई ना। तो वो दृष्टि बहुत ज्यादा जरूरी है आज की डेट में समाज में, क्योंकि मनुष्य तो दो चार चले भी जाएंगे ना तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, थोड़ा हल्का ही होएगा वजन धरती का। और बाकी तो बस ये वाली दृष्टि जो है आनी जरूरी है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया अच्छा। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज ऐड करूंगा, मतलब ऐसे जो आप मतलब मनुष्यों को हेल्प करनी चाहिए नहीं चाहिए वो सब्जेक्टिविटी है, लेकिन जो गांव साइड में पिछड़े लोग हैं, आदिवासी खास करके, मतलब हम लोग ऐसे कहीं प्रकल्प में जाते हैं तो वो आदिवासी लोग जो है उनके यहाँ जमीनें भी हैं, लेकिन उनको खेती कैसे क्या करनी है कुछ भी आइडिया नहीं, मतलब उनको नॉलेज लेवल बहुत ही कम है। अब जो शहर के साइड गांव है तो उनको फिर भी थोड़े पता रहता है कैसे क्या करना है। वहां तो सड़कें ही समझो, काफी कुछ गांव में तो अभी 8-10 साल पहले ही बनी है।
तो मतलब हाँ, ऐसे बात सही है, उनकी भी लिमिट है कि आप जितना हेल्प करेंगे उनकी आशा बढ़ती जाती है कि अभी हमने पानी आ गया तो अभी घर बने, फिर अभी दूसरा, मतलब वो तो सही बात है, लेकिन एक लिमिट तक उनको, जब तक बेसिक लिमिट मिल जाए तब, मतलब हम लोग ऐसे एक प्रकल्प में जाते हैं तो वहां कैसे रहता है कि जो गांव में बेसिक काम हो गए ना 2-3 साल में, फिर उसको छोड़ के दूसरा काम चालू करते हैं। मतलब एक, जैसे आपने कहा कि जब लगने लगे कि इनका बेसिक काम हो गया तो फिर दूसरी तरफ चले जाओ। बस ये बिल्कुल सही। विनोदी जी, इसमें अभी मतलब अपने पास समय कितना इसमें है क्या? हाँ जी, है, समय है बहुत। आप अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि इस पे थोड़ी और ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है। जिस तरह से इन्होंने विनोद जी ने कहा, तो थोड़ी सी और गहराई से यदि अपन इसको समझने की कोशिश करें कि हमारा जो बेसिक नॉलेज है ना, जिसको हम एक तरह से पुराना ज्ञान भी कह सकते हैं, ऐतिहासिक ज्ञान कह सकते हैं, तो जो हमारा विकास का मॉडल है, आदिवासी जो है वो बहुत से मामलों में, चूंकि मेरा बहुत डीप आदिवासी क्षेत्रों में काम करने का जो अनुभव है, वो ये बताता है कि हमने जो विकास के पैमाने तय किए हैं या सरकारें जो तय करती हैं, और जो आदिवासियों के विकास का पैमाना है वो थोड़ी अलग है। मैं दो उदाहरण बताऊंगा। एक गांव में, एक आदिवासी गांव में, जहाँ 10-15 आदिवासियों के टापरे थे, मकान थे। तो उनमें जब सरकारी अधिकारियों ने विकास के लिए जाना शुरू किया, तो वहाँ पे सड़क बनाई जाना है या जो सरकारी कार्यक्रम है उनको लागू किए जाना, उनको विकास की मुख्य धारा में लाना है कहते हैं जिसको। तो जब वहाँ जाना शुरू किया, तो अधिकारियों ने जिस तरह से उनके साथ पेश आए, फिर उससे आपका ये खेत जो है उसकी जगह से सड़क निकलेगी। अब उनके जीवन यापन करने का जो तरीका है वो खेत ही है। फिर वहाँ रात को ठहर रहे हैं तो उनसे मुर्गी मांग रहे हैं, मुर्गा मांग रहे हैं, फिर शराब पी रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे जो चीजें जब उन्होंने महीने 15 दिन तक देखा, तो उनको उनको ये नहीं समझ में आया कि विकास का क्या मायना है। उन्होंने कहा कि ऐसा विकास हम नहीं चाहते हैं, यदि इसे आप विकास कहते हो तो हम नहीं चाहते हैं। हम तो अपने खेती में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने आनंद से रह रहे हैं। दिन भर जो भी हमको मिलता है उसको हम खाते हैं, शाम को नाचते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, और हम खुश हैं। हमें इस तरह के विकास की जरूरत नहीं है। लेकिन जब विकास का ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर पड़ने लगा, तो वो लोग 10-15 लोग रात को अपना पूरा गांव उठाकर ही दूसरी जगह ले गए। उन्होंने अपने बांस बल्ली निकाले और कहा कि भाई बनाते रहिए आप यहाँ पे सड़क, और हमें, तो वो और डीप में चले गए और अपने बांस बल्ली लेकर वहां चले गए। तो हम संभव शायद हमें ये ज्यादा बातचीत करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि जैसे आज हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उस पूरी की पूरी जिस जिस भी भाषा में है और जिस तरह के उदाहरणों से युक्त हैं, जब हम आदिवासी इलाके में जाते हैं और उन पाठ्य पुस्तक को ले जाते हैं, तो यदि हमको एक उदाहरण के तौर पे यदि पढ़ाया गया कि ये सेव फल है, तो वो कहता है कि सेव फल क्या होता है। उसने देखा ही नहीं है कि सेव फल कैसा होता है। तो उसे उसे उसकी भाषा में, उसकी बोली में, उसके रीति रिवाजों के अनुसार, उसके जो आचरण हैं उसके हिसाब से ये बड़ा काम है कि उसको उस तरीके से उसको उसके ज्ञान में वृद्धि की जाए। हमने ऊपर से जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, और वो जब हम उसको नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, तो ये बाधा एक बहुत बड़ी बाधा है। मतलब जो लोग ऊपर स्तर पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और उनके लिए भी जहां हम ये ज्ञान पहुंचाना चाह रहे हैं। लेकिन अब संक्षेप में मैं आपको एक बात बताऊं कि आदिवासी समुदाय ने इस देश का जितना भी खेती करने के तरीके उन्होंने विकसित किए, चमड़े की बनाने वाली चीजें उन्होंने विकसित की, घड़े मटके बनाना उन्होंने शुरू किया, तालाब बांधना उन्होंने शुरू किया, ईंटें बनाना उन्होंने शुरू किया। जितने औजार अभी आपके पूरे बड़े शहर बनते हैं जिन औजारों से, उन औजारों को उन्होंने सबसे पहले पहल बनाया। और न जाने कितनी जड़ी बूटियां उन्होंने सबसे पहले पहल खोजी। उन्होंने एक पूरी तरह से जो ज्ञान का मूल आधार है, सबसे पहले इस देश में आदिवासी और उन लोगों ने किया जो जंगलों में रहते थे।
कि शहद को कम से कम हजारों आदिवासी इसलिए मृत्यु को प्राप्त हो गए कि वो बहुत सारे पौधों को चखने के बाद उन्होंने जाना कि इसमें विष है, ये जहरीले होते हैं। बहुत से पौधों को चख चख के उन्होंने जाना कि इन पौधों को खाने से नशा आता है। बहुत सारे पौधों को चख चख के उन्होंने जाना कि ये औषधि का काम करता है और किस औषधि का काम करता है। इस तरह से यदि उस पूरे उस काल को देखा जाए तो ये हमारे जीवन का जो आधार बनाया है वो आदिवासियों ने ही बनाया है। लेकिन अभी फर्क ये हो गया, खेती के जितने तरीके पुराने, जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि इस देश में 18 लाख तालाब हैं, वो किसी शहरी आदमी ने नहीं बनाए। 18 लाख तालाबों की जो तकनीक है उसको बनाने की, वो सब उन्होंने विकसित की। और हर जगह के पानी कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से नहीं जाएगा, कितना पानी बरसेगा, कितना उसमें रोक लगाने की जरूरत है, इसलिए उनके द्वारा बनाए गए बांध आज तक नहीं फूटे हैं। और 18 लाख तालाब जो उन्होंने बनाए, इनकी जब गणना की जाती है हर साल, तो हमारी कंप्यूटर पढ़ी लिखी पीढ़ी के द्वारा बनाए गए तालाबों को गिन भी नहीं पाती है। और होता यह है कि हर साल जो गणना होती है तालाबों की इस देश में, उसमें 50,000 तालाबों का अंतर आता है। जो कि पूरी की पूरी पढ़ी लिखी पीढ़ी उन्होंने जितने तालाब बना दिए उनको गिन नहीं पा रहे हैं, जबकि वो अपने कंप्यूटर के द्वारा यहाँ से लेके चंद्रमा पे पहुंचने वाली सूक्ष्म सूक्ष्म गणना कर लेते हैं। लेकिन इतने बड़े आकार में इस लोक समाज ने चीजों को बनाया है ना। जितनी भी हम चीजों को देखते हैं, घर बनाना, छप्पर बनाना, कपड़ा बनाना, बुनाई कताई, साड़ियां बनाना, इस सारा का सारा काम कोई वैज्ञानिकों ने नहीं किया, ना किसी पढ़े लिखे समाज ने किया। ये सारा का सारा समाज उन लोगों ने किया। इसीलिए ये संत हमारे उनके पक्ष में खड़े होते हैं बार बार, कि जो श्रम की गरिमा है, जो श्रम की महिमा है, उसको हम लोग समझ ही नहीं पाए। और बीच में एक ऐसा काल आ गया जिसके कारण उनके इन कामों का विकास नहीं, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे योग हो, चाहे योग। अभी पतंजलि जो थे वो मूलतः एक आदिवासी थे, नागवंशी आदिवासी थे। यदि हम अपने पुराने इतिहास में जाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपको वही मिलेंगे जो मूलतः आदिवासी थे, निश्चित रूप से कह सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने विकास की परिभाषा को थोड़ी एक एक बार फिर से समझने की जरूरत है। और कभी अवसर मिलेगा तो हम इन विषयों पर अलग से भी बात कर पाएंगे, क्योंकि अब विषय छिड़ ही गया है। तो हम जो इस तरह का ज्ञान है हमारे भारत के पास रहा है, और उसकी हमने किस तरह से उपेक्षा की, यही जातियों में बांटकर किस तरह से उपेक्षा की, और उसके कारण उसमें जो न्यू डेवलपमेंट नहीं हो पाए, उसकी वजह से हम लोग मुश्किल में पड़े हैं। इसीलिए हमारे यहाँ साइंटिफिक टेम्पर बढ़ नहीं पाया। और हम लोग इसे दकियानूसी तरीके से उस ज्ञान को ऐसा समझते रहे कि यह तो व्यर्थ का ज्ञान है, और आयतित ज्ञान को ही हम ये समझते रहे कि एक बहुत बड़ा ज्ञान है। तो जबकि हमारे यहाँ के मूल ज्ञान को आगे बढ़ने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। तो थोड़ा सा इसको मैं एक और छोटा सा उदाहरण बता के अपनी बात खत्म करता हूँ। कि एक घटना हुई किसी बहुत ट्राइबल इलाके में। वहां पे सीमेंट रखा गया था एक कमरे में। तो सीमेंट की बहुत सारी बोरियां रखी गई थी, वहां पे कोई निर्माण कार्य होना था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उसका ताला टूटा हुआ है, और उसमें से कुछ सीमेंट की बोरियां खुली पड़ी हुई हैं। तो पुलिस ने ढूंढा और पकड़ा, और देखा कि एक आदिवासी युवक पकड़ा गया, और कि उसने ये इसका ताला तोड़ा है। तो उसने कहा कि हाँ ताला तोड़ा है मैंने। उसने स्वीकार किया कि मैंने ताला तोड़ा, लेकिन मैंने सीमेंट नहीं चुराई है। तो उन्होंने कहा कि यार ये ऐसा है, क्या हो सकता है कि सीमेंट नहीं चुराई हो, ताला तोड़ा, तो किस लिए तुमने ताला तोड़ा? उसने बोला मुझे रात को ठंड लग रही थी, और इसलिए मैंने सीमेंट की जो, आप देखिए कि सीमेंट को मैंने वहीं खाली कर दिया है। मैंने 5 बोरियां वहां से निकाली हैं, जिसमें से सीमेंट मैंने उसी कमरे में खाली कर दिया है, उनको ओढ़ने के लिए मैंने इसका ताला तोड़ा है। तो अब एक तरफ आदिवासी जहां आज इस स्थिति में खड़ा है कि जिसे ओढ़ने के लिए भी एक सीमेंट की और वो सीमेंट नहीं चुराता, सीमेंट उसके लिए कोई काम का नहीं है। भले विकास के मॉडल में सीमेंट वहाँ जरूरी लगता हो, लेकिन उसके मॉडल में ये है अभी कि उसको पहले ओढ़ने के लिए कपड़ा तो हो, उसको खाने के लिए अनाज तो हो, उसको उसके जो दूसरे जीवन के साधन है वो ही अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो उसके लिए इस तरह के विकास का बहरहाल कोई मतलब नहीं है। ये अभी जो यदि हम ट्राइबल एरियाज के बहुत डीप में जाएंगे, अभी बहुत से ट्राइब्स, अमरकंटक के पास ऐसे ट्राइब्स हैं जो सिर्फ सप्ताह में नमक मिर्च लेने के लिए ऊपर आते हैं और नमक मिर्च लेके नीचे चले जाते हैं।
और वहीं कंद मूल फल खा के ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि दोनों अपनी जगह ठीक हैं। यदि हमें अपने जिस तरह का विकास हम चाहते हैं, उस तरह के विकास को उनके जीवन से जोड़कर करना एक ज्यादा जरूरी होगा। ये बात है ना? ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुलझी हुई दृष्टि है आपकी सुरेश जी। बहुत ये यही होता है, बिल्कुल माइन्यूट तरीके से जो देखना होता है ना अपने आप को, उस परिस्थिति में या फिर जिस भी सिचुएशन में हम रह रहे होते हैं उसमें ढाल के। जैसे आपने ये चोरी की बिल्कुल बात बताई ना, ये मैंने भी नोट की। जैसे घर पे हम वर्कर्स को बुलाते हैं तो क्या होता है कि जैसे किसी को कोई इलेक्ट्रिशियन है तो वो उसका ना इंटरेस्ट सिर्फ ये पेचकस या इस तरीके की चीजों में ज्यादा होता है। तो वो जो चोरी भी करेगा ना तो उसकी वो मतलब ऐसी चोरी की जो लिमिट होती है ना उसकी, वो बस टूल से रिलेटेड ही होती है उसकी। तो ऐसा ये वाला जो मेंटेलिटी होती है ना सब बिल्कुल बिल्कुल। सब जगह नहीं सब जगह वो अबे, मतलब आपकी ना दूसरी चीजों को नहीं देखेगा, घर की कोई दूसरी चीजों को नहीं देखेगा। उसका इंटरेस्ट होगा कि जैसे मैंने अपने घर से दिया उसको कोई चीज, तो उसका ये होगा कि ये मैं ही ले लूं, इससे बड़ा अच्छा से हो रहा है काम। जैसे नहीं नहीं, ऐसी सही होती बात है। उसको आपके कैमरे से शायद रुचि नहीं होगी, है ना? बिल्कुल। चाहे वो मतलब बीसी करके सपोज कीजिए कि मोबाइल ही पड़ा है तो वो उस तरफ देखेगा भी नहीं, बिल्कुल भी देखेगा भी नहीं, लेकिन उसका वो 10 रुपए के पेचकस में जरूर हो जाएगी। बिल्कुल यही होती है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि देखिए, अभी हम, मुझे लग रहा है कि हम एक संबंध कायम नहीं कर पा रहे हैं अपने नजरिए का, चीजों को देखने का, है ना? तो दोनों अपने अपनी जगह सही है, मैं नहीं कहता हूँ कि कोई गलत है। लेकिन जैसे विनोद जी ने कहा, बहुत अच्छी बात है कि हमें उनको खेती के नए तरीकों को सीखना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है जो सिखाए जाने वाले, मेरे पास अनेक उदाहरण है, मैं कभी कभी बताऊंगा आपको कि एक छोटा सा आधा मिनट और दीजिए मुझे, कि हम एक ऑर्गेनिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए जब मैं नौकरी में था तो हम जाया करते थे, तो कपास को ऑर्गेनिक कपास के उत्पादन के लिए कृषकों को प्रेरित करते थे। तो एक मीटिंग में साइंटिस्ट थे, हम लोग सभी लोग थे, जो ऑर्गेनिक खेती के प्रचार प्रसार के लिए काफी बात कर रहे थे। तो करीब 1-2 घंटे के सेशन के बाद एक बहुत बुजुर्ग से किसान थे, तो वो हमारे पास आए और हमने कहा, क्यों दादाजी, ठीक रहा? हम लोगों ने जो बात बताई आपको समझ में आई कि खेती में आपको खाद नहीं डालना चाहिए, आपको फर्टिलाइजर नहीं डालना, मतलब ये रासायनिक खाद नहीं डालना चाहिए, कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डालना चाहिए, इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे जो फसलें हैं, जो अनाज है, वो जहरीला हो जाता है और इससे बहुत नुकसान होता है। तो उन्होंने कहा, बेटा मैं एक बात बताऊं कि हम लोग ऐसी खेती करते थे, पर तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोग आए, उनने हमको कहा कि रासायनिक खाद डालना चाहिए, इससे ज्यादा उत्पादन होगा। तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग आए, उनने कहा कीटनाशक डालना चाहिए, इससे कीड़े मर जाते हैं। और ऐसा 20-30 साल जब उनने हमें ऐसा सिखाया, तो हम लोग वैसा करने लगे। और अब आप लोग फिर से आ गए। पहले तुम लोगों ने बताया कि ये कुआं बावड़ी, नल नल का पानी पीना चाहिए, कुआं बावड़ी के पानी पीने से जो है बीमारियां होती हैं। तो हम लोगों ने कुआं बावड़ी में से पानी पीना छोड़ दिया। अब आपने जो टंकी लगाई है उसमें पानी आता नहीं है। हमने तो अपने साधन बना के रखे थे, लेकिन आपने जो साधन बनाए उन्हीं को तुम ठीक से नहीं चला पा रहे हो। अब हम लोग पानी के लिए परेशान हो जाते हैं, जब तक बाहर से कोई आदमी नहीं आता, पानी नहीं चालू करता, तब तक तुम्हारा पानी चालू नहीं होता। तो बेटा, आप लोग पहले पढ़े लिखे लोग अच्छी तरह से विचार कर लो कि करना क्या है। कि पहले तो आप लोग बताते हो 15-20 साल तक ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और बाद में कहते हो इसको नहीं करना चाहिए। तो तुम सब लोग एक मीटिंग करके अच्छी तरह से समझ लो कि करना क्या है। हम लोग तो पहले से सब काम ठीक कर रहे थे, लेकिन तुम ही लोगों ने कहा ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अब जब हम वैसा करने लगे तो अब कहते हैं ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो हम लोगों को अपने ज्ञान पर बहुत ये हुआ कि देखिए, हम खुद ही नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम करवाना क्या चाहते हैं लोगों से, है ना? पहले हम बताते हैं फर्टिलाइजर डालो, उसके बड़े बड़े कारखाने खोलते हैं, फिर ये सिखाते हैं नहीं फर्टिलाइजर मत डालो, कीटनाशक मत डालो। तो ये एक एक तरह से जिसे कहते हैं संतुलित विकास की अवधारणा हमारे दिमागों में ही बहुत क्लियर नहीं है। पहले कहते हैं कि कुआं बावड़ी कोई जरूरी नहीं, फिर कहते हैं कुआं बावड़ी का आप बनाओ। तो ये मुझे लगता है कि ये काफी सोचने समझने की और विचार करने की जरूरत है कि हम किसको विकास कह रहे हैं, है ना? तो क्योंकि वो तो पहले से ही चीजों को ठीक कर रहे होते हैं, हम पहले उनको बिगाड़ते हैं, फिर कहते हैं नहीं आप ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। तो ये एक दिक्कत है। और
अभी जैसे ऑर्गेनिक को लेके बात चलती है कि ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक खाना, ऑर्गेनिक खाना, है ना। तो साथ ही उस जैसे अब हम मिट्टी के घरों में, मिट्टी के बर्तनों में अनाज कुट कर हाँ खाने लगे, तो ये सब पहले हाँ हाँ था। वही हाँ, हम पहले लोग तो भी कई बार मतलब वो ऐसे ही डिस्कस कर। जी। बिल्कुल बिल्कुल, पहले तो से पहले जो चीजें थी उनको हमने पहले खत्म खत्म कर ली, और अब फिर से कह रहे हैं कि वैसा करो। ये चीजें अब पहले अभी हमने हमने विदेश भेजी वो सब चीजें, और अब विदेश से वापस आ रही है तो हम उसका बड़ा स्वागत कर रहे हैं, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल यूएस बिल्कुल कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत ये और जो वो बढ़िया, अच्छा पुल डिस्कशन हुआ बना आज। रहे ये हैं। जो विकास विकास का मॉडल है ना, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। हमने, जैसे सुरेश जी ने बताया अभी, कि विकास जो है हमने अपने कंफर्ट के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे कितना डिस्कम्फर्ट दूसरी प्रजातियों को हो रहा है, या कितना डिस्कम्फर्ट इवन मनुष्यों को हो रहा है, उसको देखे बिना हम विकास करते जा रहे हैं। तो विकास हमको बिल्कुल भी हो रहा है शायद, मैं हाँ समझू हाँ, तो। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा उदाहरण के लिए पहले झाड़ू पोछा हम लगाते थे तो हम स्वस्थ रहते थे, आज हमने मेड जरूर रखा है पर जिम जाते हैं और स्वस्थ नहीं रहते। है, बिल्कुल। तो तो ये भी विकास समझना चाहिए। विकास को मतलब बहुत छोटी छोटी सी बातों में माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हम देख पाएंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही। बढ़िया। ठीक है, हाँ बहुत जी, बहुत शुक्रिया आप सभी को, बहुत अच्छी चर्चा हुई। और मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, और इसलिए मुझे आ रहा है कि इन पदों को आप लोग स्वयं इतने अच्छे से समझ पा रहे हैं, और बहुत सी चीजें मतलब इन पर चर्चा हो रही है कि कबीर के पदों पर चर्चा होना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस काम को, इस महत्वपूर्ण काम को आप लोग कर रहे हैं, और उसके बहाने फिर जो ये दूसरी कुछ चर्चाएं हो जाती हैं, ये भी बहुत उपयोगी हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस उपक्रम को शुरू किया, और हम लोग एक अच्छे दोस्ती में आ रहे हैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, हाँ जी, हाँ जी, वेरी बहुत गुड, बढ़िया, very nice। बहुत सभी धन्यवाद को बढ़िया। शुक्रिया धन्यवाद, मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, बहुत धन्यवाद बहुत सुरेश जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री धन्यवाद। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।